हाँ जी, देखिए नमस्कार। आप मानव भूगोल प्रकृति एवं विश्व क्षेत्र के संदर्भ में पढ़ रहे थे और उसमें आपने जो अध्ययन कार्य कर लिया था वह कर लिया उसमें भूगोल के पिता कौन हैं और ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, भौतिक भूगोल के पिता कौन हैं, मानव भूगोल के पिता कौन हैं, भौतिक भूगोल का तात्पर्य क्या है, मानव भूगोल का तात्पर्य क्या है उसके बाद में जो भौतिक घटक हैं, मानव घटक हैं, उनके बारे में आपने पढ़ लिया। नोमोथेटिक एडियोग्राफिक का मतलब क्या होता है उसके बारे में आपने पढ़ लिया होगा। भूगोल कैसी विषय है, इसका अध्ययन क्षेत्र कैसा है, इसका मुख्य आधार क्या है, इन सब के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। अब आप बेटाओ जो जानकारी प्राप्त करेंगे आगे वह मानव और भौतिक पर्यावरण की जो परिघटनाएं हैं। कौन सी बेटा? मानव और भौतिक जो पर्यावरण की जो परिघटनाएं हैं उनके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे? तो देखो, मानव और भौतिक पर्यावरण की जो परिघटनाएं हैं इनको आपस में जो सामंजस्य के रूप में एक दूसरे की तुलना करके अध्ययन कार्य किया गया है, क्योंकि ये जो पाठ है इसमें मानव और प्रकृति पर बल दिया गया है, जोर दिया गया है कि मानव प्रकृति के बिना जीवित नहीं रह सकता और प्रकृति का जो अस्तित्व है वो मानव के बिना नहीं है। इस कारण से आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकृति का अस्तित्व मानव के बिना नहीं और मानव का अस्तित्व प्रकृति के बिना नहीं। तो दोनों अविभाज्य तत्व हैं। दोनों तत्व कैसे हैं? अविभाज्य। इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। इनको क्या नहीं किया जा सकता? विभाजित नहीं किया जा सकता है। चाहे कितना भी आप प्रयत्न कर लीजिएगा लेकिन इनको दोनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक के बिना दूसरे का ज्ञान कैसा है? अधूरा है। दूसरे का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमें प्रकृति और मानव के मध्य जो संबंध है उसको बनाए रखना है। अगर मानव के द्वारा अपना बेहतर विकास करना है तो प्रकृति को साथ में लेकर के ही चलना पड़ेगा। अनेक विद्वानों ने ये कहा भी है। भाई देखो, जर्मन के जो विद्वान हैं, कहाँ के निवासी? जर्मन के निवासी। जर्मन के जो विद्वान हैं उन्होंने तो प्रकृति को ही सर्वोपरि माना है, सब कुछ प्रकृति को ही माना है। कहाँ के लोगों ने? जर्मनी के रहने वाले लोगों ने। जर्मनी देश किस महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। और वहाँ के जितने भी विद्वान हैं वो प्रकृति प्रेमी हैं। अधिकतर कैसे हैं? प्रकृति प्रेमी, प्रकृति से विशेष लगाव रखते हैं। और जिसमें फ्रेडरिक जो रेडजल है उसने तो प्रकृति को बहुत ही प्रभावशाली माना है और नियतिवाद के वो जनक कहलाते हैं। किसके जनक कहलाते हैं? नियतिवाद, जिसको अपन पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से भी उसको जाना जाता है। आगे बात समझ में। अब जो पर्यावरण निश्चयवाद कहते किसे हैं इसको भी आप सुन लो, आगे आएगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। आरंभिक आदि मानव, आरंभिक यानी प्रारंभिक, प्रारंभिक आदि मानव और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया को ही क्या कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद या इसको नियतिवाद के नाम से जाना जाता है। अब संभववाद जो विचारधारा है इसमें मानव को सर्वोपरि माना गया है, जो फ्रांस के विद्वानों का इस पर अधिक प्रभाव रहा है और जिसमें विडाल डे ला ब्रास है, लूसियन फेब्रे हैं, ये ऐसे विद्वान हैं। इन्होंने मतलब क्या है? संभववाद को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मानव को उच्च माना है टेक्नोलॉजी के आधार पर। किसके आधार पर? टेक्नोलॉजी के आधार पर, यानी प्रकृति को वश में कर लिया है मानव ने, ऐसा इन्होंने बताया है। यानी प्रकृति का क्या कर दिया है? मानवीकरण कर दिया है। क्या कर दिया है? मानवीकरण।
और नियतिवादियों में मानव का प्रकृतिकरण हो जाता है। मानव का क्या हो जाता है? प्रकृतिकरण हो जाता है। देखो, हाँ, तो इसमें देखिए आप, मानव और जो भौतिक पर्यावरण की जो परिघटनाएं हैं उनको आपस में सामंजस्य रूप में समझने के लिए मानव शरीर रचना विज्ञान के प्रतीकों को इसमें शामिल किया गया है। उसके माध्यम से ही जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन हैं, प्रकृति के जो तत्व हैं, उनको अपन समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, पृथ्वी के रूप की तुलना किससे करना? मानव के रूप से करना। जो पृथ्वी वाला भाग है उसके जो रूप रंग की जो तुलना है वो किससे करना? मानव के रंग रूप से, मानव के स्वरूप से करना है। आगे बात समझ में, यानी पृथ्वी की जो रूप है, पृथ्वी के जो रूप की तुलना मानव के रूप, मानव का जो रंग रूप है जैसा है उससे उसकी तुलना की गई है। मानव का रंग कैसा है? सांवला है, काला है या गोरा है? तो आपको पता है, कहीं बहुत सी जगह पृथ्वी का जो रूप है पृथ्वी रूप की तुलना, जैसे कहीं पर तो चट्टानें जो पाई जाती हैं, मार्बल है, संगमरमर सफ़ेद पाया जाता है, कहीं पर काला पाया जाता है, कहीं पर भूरा, कहीं पर हरा। ऐसे मानव है, काले कलर का भी होता है, गोरे कलर का भी होता है, सांवले कलर का भी होता है। आगे देखिए, चक्रवात की आँख की तुलना किससे करना? मानव की आँख से करना। चक्रवात की जो आँख है बेटा, किसकी आँख? चक्रवात की जो आँख है उसकी तुलना किससे करना? मानव की आँख से की गई है। चक्रवात की जो आँख है उसकी तुलना किससे की गई है? मानव की आँख से की गई है। किससे की गई भैया? मानव की आँख से। किसकी तुलना? चक्रवात की आँख की तुलना। जो चक्रवात उत्पन्न होता है, समुद्र में उत्पन्न होते हैं चक्रवात, कुछ चक्रवात यानी जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं वो स्थल वाले भाग पर भी विकसित हो जाते हैं और जल वाले भाग पर ये खतरनाक ज़्यादा होते हैं। और जो यानी उष्ण जो चक्रवात होते हैं जो हमारे हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ है, अब वो चक्रवातों के कारण ये वर्षा हो रही है दक्षिण पश्चिम मानसून रूप में। तो ये जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं ये जल वाले भाग पर उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? जल वाले भाग पर। तो इनके केंद्र में निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। इनके जो केंद्र में जो वायु का जो दबाव है वो निम्न होने की वजह से उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। निम्न वायुदाब केंद्र जैसे आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में हो जाता है, तो हवा जो चारों तरफ घूमती रहती है और ये चलते किधर से हैं? उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर। किधर चलते हैं? उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब। आपको पता है कि इस समय दक्षिण भारत में वायु का दबाव उच्च है और उत्तर भारत में निम्न है, यानी तापमान जहाँ पर अधिक होगा वायु का दबाव कैसा होता है? कम होता है, और जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ वायु का दबाव उच्च होता है। तो वायुदाब के कारण ही पवनें उच्च वायुदाब से किधर चलती हैं? निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो चक्रवात की आँख की तुलना किससे करना? मानव की आँख से की गई है। नदी के मुख, नदी का जो मुख्य यानी मुहाना की जो तुलना है किससे की गई है? मानव के मुख से की गई है। नदी के मुख की जो तुलना, मुहाने की तुलना किससे की गई है? मानव के मुख से की गई है। आगे देखिए, हिमनदी के प्रोत। क्या बेटा? हिमनदी के प्रोत। हिमनदी का जो प्रोत है, प्रोत यानी नासिका की तुलना किससे की गई है? मानव की नाक से की गई है। किससे की गई भैया? मानव की नाक। हिमनदी के जो प्रोत है, हिमनदी के जो प्रोत की तुलना किससे की गई है? मानव की किससे की गई है? नाक से की गई है। किससे की गई भैया? मानव की हिमनदी के प्रोत। प्रोत यानी क्या होता है? नासिका। नासिका की तुलना किससे की गई है? मानव की नाक से करना है। जलडौरुमध्य की ग्रीवा की तुलना किससे करना? मानव की गर्दन से करना। जो जलडौरुमध्य है उसकी ग्रीवा की तुलना किससे करना है? मानव की गर्दन से करना है। और मृदा की परिच्छेदिका की तुलना किससे करना? ग्रीवा जानते हो? गर्दन। तो जलडौरुमध्य की ग्रीवा की तुलना किससे करना? मानव की जो गर्दन है उससे की गई है, यहाँ प्रतीकों के रूप में मानव शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत। और मृदा की जो परिच्छेदिका, किसकी परिच्छेदिका? मृदा की परिच्छेदिका। मृदा की
3 परत होती हैं, 3 संस्तर होती हैं मृदा की। कितनी संस्तर होती हैं मृदा की? 3 संस्तर। कौन कौन सी? के संस्तर, खे संस्तर और गैस संस्तर। जहाँ पर पेड़ पौधा फलता फूलता से दिखाई देता है वो कौन सी संस्तर है? के संस्तर। और के संस्तर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे? खे से। जहाँ जड़ें होती हैं अंदर वो कौन सा संस्तर है? खे संस्तर है। और के और खे को जो ऊर्जा प्राप्त होती है और मृदा निर्माण की प्रथम जो अवस्था होती है वो कौन सी है? गैस संस्तर। कौन सी है भैया? गैस संस्तर, जो निचले स्तर पर आती है। ठीक है, तो मृदा का इस प्रकार से व्यवस्थित होना ही क्या कहलाता है? मृदा की परिच्छेदिका कहलाता है। ऐसे ही मानव की भी 3 अवस्था होती हैं। मानव की कितनी अवस्था होती हैं? 3 अवस्था। कौन कौन सी? एक तो बाल अवस्था है, एक युवावस्था है, एक वृद्धावस्था है। तो मृदा की परिच्छेदिका की तुलना किससे करना? मानव की अवस्थाओं से करना है। राज्य एवं देश की राजधानी तुलना किससे करना? मानव के सिर से। जैसे हमारे शरीर का जो मुख्य कार्य करता है, सभी प्रकार के जो कार्य हैं उनको करने के लिए जो प्रेरित करता है, सभी प्रकार के जो कार्य जिसके द्वारा संपन्न होते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहाँ जाना है खाने जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनमें अपना अहम योगदान हाथ पैर मुख नहीं करता, कौन करता है? मस्तिष्क करता है। तो शरीर का जो मुख्य जो भाग है वो हमारा क्या है? सिर है। सिर से ही सभी क्रियाएं क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। ऐसे ही जैसे राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। कौन सी भैया? जयपुर। तो वहीं से ही राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, सीएम साहब कहाँ बैठते हैं? जयपुर में बैठते हैं। तो वहाँ से पूरे राज्य का क्या करते हैं? संचालन कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब है राज्य या देश की राजधानी आप दिल्ली कह लो, इसकी तुलना कैसे करना? मानव के सिर से करना है। क्योंकि दिल्ली में बैठा हुआ एक प्रधानमंत्री पूरे देश का क्या करता है? संचालन कार्य करता है और देश की उन्नति में उसकी अहम भागीदारी बन जाती है। क्योंकि उसने जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको इस प्रकार से व्यवस्थित कर रखा है जिससे यानी अव्यवस्था न हो। तो मानव के शरीर का जो मुख्य यानी जो भाग है वो क्या है? हेड, सिर। और ऐसे ही राज्य और देश का जो हेड है वो क्या है? राजधानी होती है। क्या होती है? राजधानी। सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों,
देखो, सड़क हैं, रेल मार्ग हैं, जल मार्ग हैं, इनके जाल का अध्ययन, इनके जाल का जो अध्ययन है वो किसके रूप में करना? इनके जाल का अध्ययन परिसंचरण की धमनियों के रूप में करना। किसके रूप में करना भैया? परिसंचरण की धमनियों के रूप में करना। सड़कें हैं, उसके बाद में रेल मार्ग हैं, जल मार्गों के जाल का जो अध्ययन है वो परिसंचरण की धमनियों के रूप में किया गया है। कैसे? आपको पता है यातायात में सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों का जाल बन जाता है, ट्रैप बन जाता है ना, जाल सा बन जाता है। तो उसमें क्या है, ऐसे ही परिसंचरण की जो धमनियाँ हैं, यानी हमारे रक्त के जो प्रवाह के लिए जो हमारी जो नसें होती हैं, धमनियाँ होती हैं, वो सिर से लेकर के पैर तक, पैर से लेकर सिर तक चलती रहती हैं। ऐसे ही यानी सड़कों, रेल मार्गों के जो जाल है उसका अध्ययन किसके रूप में करता है, किया गया है? मानव की जो परिसंचरण की जो धमनियाँ हैं, रक्त की जो बहाव, जो रक्त बहता है शरीर में, रक्त का जो सर्कुलेशन चलता है वो धमनियों के माध्यम से चलता है। किसके माध्यम चलता है? धमनियों के माध्यम चलता है। उसके रूप में इसका अध्ययन कार्य किया गया है। आगे देखो, और राज्य देश का वर्णन, राज्य व देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया गया है। राज्य व देश का वर्णन किसके रूप में किया गया है? जीवित जीव के रूप में किया गया है। किसके रूप में किया गया है? जीवित जीव के रूप में किया गया है। राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया गया है। किसके रूप में किया गया है भैया? जीवित जीव के रूप में राज्य देश का वर्णन किया गया है। जैसे कोई राज्य है या कोई देश है, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में अपना अहम भागीदारी रखते हैं। तो जो भी राज्य है या देश है उसका जो वर्णन अपन किसके रूप में करेंगे? जीवित जीव के रूप में करेंगे। जो इस पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव है वो जीवित जीव के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। यानी उसको आप एक सजीव के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। किसका? राज्य का और देश का। समझ गए मेरी बात? राज्य व देश का वर्णन किसके रूप में किया गया है? जीवित जीव के रूप में किया गया है। यानी आपका राजस्थान प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है? राजस्थान प्रदेश। तो राजस्थान जो प्रदेश है, चाहे भारत देश है, इसे एक जीवित जीव के रूप में माना गया है। और यह मानव की तरह ही कैसा है? सजीव माना गया है। कैसा माना गया है? सजीव। क्योंकि मानव जैसे क्रियाकलाप करता है उसी प्रकार के कार्य एक देश के द्वारा किए जाते हैं, एक राज्य के द्वारा किए जाते हैं। आगे देखो, मानव भूगोल की परिभाषाएं। किसकी परिभाषाएं बेटाओ? मानव भूगोल की परिभाषाएं। अब उसमें पहली जो परिभाषा है बेटाओ, ये किसकी है? फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार। पहली परिभाषा किसकी है?
फ्रेडरिक रेडजेल की। पहली परिभाषा किसकी है भैया? फ्रेडरिक रेडजेल की। पहली जो परिभाषा है बेटा किसकी है? फ्रेडरिक रेडजेल की परिभाषा है पहली। अब फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? मानव भूगोल, मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच, मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। ये किसके अकॉर्डिंग है? फ्रेडरिक रेडजेल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है भैया? फ्रेडरिक रेडजेल के अकॉर्डिंग मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। अगली परिभाषा किसकी है? कुमारी एलन चर्चिल सैंपल की। किसकी है? कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। उसमें क्या बताया है? मानव भूगोल, मानव भूगोल में मानव समाज, मानव भूगोल में किसका? मानव जो समाज है, मानव जो समुदाय है और धरातल के जो बीच आपस में जो परस्पर संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन कार्य किया जाता है। कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार। किसके अकॉर्डिंग? कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार। ये तो साहब जर्मनी की हो गई। ये कहाँ के हो गए बेटा? जर्मनी के। ये कहाँ की हो गई बेटा? यूएसए की, यानी अमेरिका की। ये कहाँ की है? अमेरिका की है। कुमारी एलन जो चर्चिल सैंपल है वो कहाँ के निवासी है? कुमारी एलन जो चर्चिल है वो कहाँ के निवासी है? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के। इसने क्या कहा है? मानव भूगोल अस्थिर मानव भूगोल अस्थिर, मानव भूगोल क्या है? अस्थिर। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी
और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसके अकॉर्डिंग है ये? कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है बेटा? कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है ये। तो इसमें क्या कहा है? मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है? स्थिर है। क्या स्थिर है पृथ्वी? नहीं, चलायमान है अपने, यानी जो अक्ष पर ही क्या है? घूमती है। अपने अक्ष पर ही क्या करती है? घूमती है। किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर। स्थिर पृथ्वी। और क्रियाशील मानव कैसा है? क्रियाशील यानी चंचल है मानव। कैसा है? चंचल। क्रियाशील मानव के बीच क्या है? परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भी समय के अनुसार क्या है? अपने आप में परिवर्तन करता है। ठीक है। अगला विद्वान है पॉल बडाल्डिला ब्लास। अगला कौन सा है? पॉल बडाल्डिला ब्लास। पॉल बडाल्डिला ब्लास। अगला विद्वान कौन सा है? पॉल बडाल्डिला ब्लास। पॉल बडाल्डिला जो ब्लास के अनुसार जो परिभाषा है, पॉल बडाल्डिला ब्लास के अनुसार जो परिभाषा है भूगोल की क्या है? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों। कौन सी परिभाषा है? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना से है। ये किसकी परिभाषा है? पॉल बडाल्डिला ब्लास के अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना से है। किसकी परिभाषा है ये? पॉल बडाल्डिला ब्लास की। ये भी कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य अधिक हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना से है। देखो, पॉल बडाल्डिला ब्लास के अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, किसको? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना से है। हमारी जो पृथ्वी है उसको नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम कौन कौन से हैं आपको पता है। यानी भौतिक नियमों में अपकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल है, पीवीटी है, पीवीटी प्रेशर दाब,
दाब, ताप, दाबमान, घनत्व, ये पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले क्या हैं? भौतिक नियम हैं। कौन से नियम हैं? भौतिक नियम। कौन से नियम भैया? भौतिक नियम। इनका विशेष महत्व है और आपको पता है, और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य जो अधिक संस्कृत ज्ञान से उत्पन्न जो संकल्पना है, आपस में जो परस्पर संबंधों के परस्पर जो संबंध हैं जीवों के मध्य और इस पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों के मध्य विशेष रूप से समझे जाते हैं। तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक जो नियम हैं और इस पर रहने वाले जो जीवों के मध्य, आ जाओ हाँ, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम में जो आपको बता दिया, अपसारी बल, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल हैं। पीवीटी है, तापमान, प्रेशर है, तापमान है, वेलोसिटी है, घनत्व वगैरह है। इनके कारण भी हमारे जो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम हैं इनका विशेष योगदान होता है और जीवों के मध्य भी अधिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। आज के लिए इतना सही। काटना किससे? बीच वाले से